नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में से बेटर पढ़ाई कौन से स्कूल में होती है और गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स में से कौन से टीचर्स जो है क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, यानी कि क्वालिटी पढ़ाई देते हैं। आज इसके बीच में हम सर्वे करने वाले हैं और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हम पब्लिक से करने वाले हैं और उनकी राय जानेंगे कि कौन सी चीज़ें बेटर हैं और उसमें और क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं पब्लिक से और कोशिश करते हैं जानने की कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में कौन से स्कूल बेटर हैं और गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स में कौन से टीचर्स बेटर एजुकेशन देते हैं या बेटर पढ़ाई देते हैं। हमारे सामने एक इंडियन मौजूद हैं, कह सकते हैं भारतीय मौजूद हैं, और हम इनसे ये जानेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में बेटर स्कूल्स कौन से हैं, कहाँ पे बेटर पढ़ाई होती है। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम संजीव है, मैं देहरादून से हूँ। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में बेटर पढ़ाई कौन से स्कूल में होती है या फिर डिपेंड करता है? नहीं, प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, क्या रीज़न है कि प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट में नहीं होती है? गवर्नमेंट में सरकारी टीचर्स होते हैं, सरकारी टीचर्स को पता है कि हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी जॉब तो सिक्योर है ही जब तक हम बुढ़ापे तक, इसलिए वो ज़्यादा कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करते। प्राइवेट में उन पर प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा रिजल्ट देना ही है, इसलिए वो अच्छे मेहनत करते हैं। प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर्स में क्या फ़र्क देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर होते हैं वहाँ पे बेहतर, आप बोल रहे हैं बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं या ये बोले गवर्नमेंट स्कूल्स में जो रिजल्ट आते हैं वो उतने बेटर नहीं आ पाते हैं। मेन रीज़न अगर टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन में बात करें कि टीचर्स प्राइवेट के अंदर आप कह रहे हैं कि शायद बेटर एजुकेशन देते हैं और गवर्नमेंट में नहीं होता है, तो और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके अलावा? जैसे आपने अभी एक डिफरेंस बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है वो होती है उनकी, इस वजह से वो उतना शायद इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल पे अंदर नौकरी जाने का हमेशा एक प्रेशर रहता है। ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है और चीज़ों का? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। जो पढ़ने वाला होगा तो पढ़ेगा ही। वो तो जो हिंदी स्कूल से भी आईएएस बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी स्कूल से नहीं बनते। पर हिंदी स्कूल में भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है पढ़ाने के लिए। पर फिर आपको आसपास का माहौल भी चाहिए ना, वैसा जैसा आपका माहौल होगा। अब आप देखोगे आपके साथ 10 लोग हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो 11वें आप होंगे। मेन रीज़न ये होता है ना कि अगर 10 लोग पढ़ा रहे हैं तो आपका भी मन करेगा ना। अगर आपके घर से ही लोग घूमने जा रहे हैं सुबह तो आपका भी मन करेगा घूमने जाएं। अगर 10 सो रहे हैं तो आप क्यों करोगे? मतलब आप ये बोल रहे हो कि वातावरण जिस प्रकार का होगा, टीचर्स अगर घूमने वाले होंगे तो 11वां टीचर भी घूमने ही जाएगा, उसका भी मन करेगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ ना, बल्कि मैं भी घूमने फिरने जाऊँ, सैलरी तो मेरी आती ही रहेगी, ये वाली नीयत है। अच्छा, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 छात्र थे जो आपस में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। एक का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है 11th-12th में, यानी लेक्चरर में, और एक का गवर्नमेंट आप कह सकते हैं वैकेंसी पे सिलेक्शन नहीं होता है, टीचिंग वाली में। अब वो वाला क्या करता है, वो जिसका नहीं हो पाता सिलेक्शन, वो क्या करता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता है, और जिसका गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है वो भी पढ़ाना शुरू कर देता है। अब 1 साल बाद, क्योंकि दोनों अच्छे मित्र थे, वो अपने मार्च के महीने में अपने रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं तो प्राइवेट वाले का रिजल्ट जो है वो बेटर आता है गवर्नमेंट वाले से। ये जो फ़र्क है इसमें नियत का भी फ़र्क हो सकता है, आप इसमें बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा विस्तार में? हाँ, नियत का तो फ़र्क होता ही है। हर चीज़ नियत पे ही तो डिपेंड होती है। अगर मुझे कोई चीज़ काम करना है और मैं दिल से काम करूँगा तो मैं करूँगा, फिर चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में, उसे कोई इन दोनों स्टूडेंट में अगर हम बात करें, जिन्होंने एक ने गवर्नमेंट जॉब निकाली, दोनों में नॉलेज का फ़र्क होगा? नॉलेज सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, नॉलेज का फ़र्क होगा, क्योंकि इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब वाला पेपर निकाल पाया और वो नहीं निकाल पाया। देखिए, नॉलेज का भी फ़र्क होता है और कई बार किस्मत भी साथ दे देती है। कि हो सकता है कि कई बार किस्मत अच्छी होती है कि जो आपने पढ़ा वही आ जाए, और कई बार ऐसा होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला ज़्यादा नॉलेज वाला था तभी उसने पेपर क्लियर किया, तो ऐसा क्यों हुआ कि उसका रिजल्ट डाउन आ रहा है और प्राइवेट वाले का ज़्यादा आ रहा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी नॉलेज ज़्यादा होगी। हो सकता है कि उस टाइम टीचर का मूड कैसा होगा।
कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी का मूड अच्छा होता है तो उसके हिसाब से नंबर मिल जाते हैं, और हो सकता है जो बनाने वाला उसका मूड मतलब आप खराब ये हो। कहना चाह रहे हैं कि नियति पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट टीचर वाला नॉलेज में ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसकी नीयत नहीं है पढ़ाने की, बच्चों का भविष्य संवारने की, तो इस वजह से उसका रिजल्ट डाउन आ सकता है। कुल मिला के नियति की भी बात रहती है, नॉलेज में भी अच्छा होना चाहिए और नियति भी होनी चाहिए बच्चों का भविष्य संवारने की उस गवर्नमेंट टीचर की। ऐसा कितने, क्या लगता है कि भारत के अंदर ऐसे कितने गवर्नमेंट टीचर होंगे जो बच्चों का भविष्य संवारने की नियति से पढ़ाते हैं और उन्होंने इसी वजह से गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स की वैकेंसीज के फॉर्म भरते होंगे? 5%। 5%, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 50,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं उत्तराखंड के अंदर, मान लेते हैं, तो उसमें से 5% हुए लगभग 2,500 बच्चे, है ना? तो 2,500 बच्चे, अगर उसमें से भी उन 2,500 का सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो भी डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम होता है, कभी भी उस चीज़ में उनका होगा। लेकिन अगर उन 47,500 में से, या 47,500 बच्चे, उनमें से अगर उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, सीधी सीधी बात है वो उस नियति के साथ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और शायद यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक बेटर एजुकेशन देखने को नहीं मिलती है शायद बच्चों को। कई बार आपने उत्तराखंड के स्कूलों में ऐसे हाल देखे होंगे, कुछ ऐसे हाल हैं कि शायद गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन क्लासरूम में बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने टीचर नहीं आ रहा है। तो वो क्यों जाएंगे जब आपको सिक्योर पैसा मिल रहा है? आपको पता है कि आपको 1 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपने जो कुछ वो कोई नहीं है, तो आप वो क्यों करोगे? आप ये बताओ ना। आप उसमें आप क्यों उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे? अगर मुझे भी हर महीने सैलरी आ रही होगी तो मैं भी अपने काम को फिर छोड़ दूंगा ना, लीनियंटली करूँगा। अगर मेरे पास प्रेशर होगा तभी तो मैं काम करूँगा। हाँ, इसी के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल के अंदर जब दूसरा टीचर पढ़ा रहा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब, मतलब जिसकी जॉब जो है सिक्योर नहीं है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है अगर उसी के कंपैरिजन में देखा जाए? देखो, प्राइवेट जॉब में तो ये है कि हायर एंड फायर वाला सिस्टम होता है। हायर करेंगे, अगर काम नहीं करे तो फायर कर देंगे और निकाल देंगे। तो जहाँ प्रेशर होता है वहाँ काम भी अच्छा होता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं आप उसमें देख लेना, उनके वहाँ पे जाएंगे लोग, जाएंगे आप, अगर अच्छे कपड़े नहीं है, आप वो नहीं हो, तो आप अपने ऑफिस में ही नहीं जा सकते। तो टाइम पे जाओगे कि आपको उसमें करना है, भाई वो करना है। अब सरकारी में जाए ना जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्राइवेट में अगर कहीं मीटिंग है तो है, आप जाओगे। अगर आप यहाँ पे मीटिंग है प्राइवेट वालों की 10 बजे, तो सारे आ जाते हैं, फ़ोन पे वाले और पेटीएम वाले, क्योंकि सारे लोग वो देते हैं, मीटिंग देते हैं यहाँ पे ना। वो यहाँ पे गांधी पार्क में दे रहे, जगह मैटर नहीं करती है, तो ये पार्क ही, पर फिर भी सारे लोग आते हैं वहाँ पे पेटीएम वाले, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, उन्हें पता है कि ये निकाल देंगे। और फिर आपका जो लेवल होता है, फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं जो सरकारी में नहीं मिलती। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, अच्छी अच्छी जगह पार्टीज होंगी और हर आदमी चाहता है अच्छी जगह पार्टी में जाए, तो उसके लेवल पे काम करेगा ना। तो अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। अब आपको भी पता है यार कि इंसेंटिव्स बहुत अच्छे होते हैं, पार्टी हो रही बड़ी बड़ी जगह पे, तो उस पार्टी के लिए तो मैं भी बहुत बारी गया इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर इवन कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी अगर स्कूल को ज्वाइन करेगा तो वो बेटर क्वालिटी का एम्प्लॉय बनता चला जाएगा जैसे जैसे वो काम करता चला जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप कह सकते हैं कि वो वाली प्रोग्रेस जो है देखने को नहीं मिलती है। टीचर जो है वो अक्सर आलसी हो जाता है, वो कुछ सालों बाद भी, अगर कोई मेहनती भी है, कुछ सालों बाद वो भी थक जाता है, बोले कौन इतना काम करेगा, ये वाली नीयत जो है। अच्छा, ऐसा क्या नियम आ सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कि जिससे कि इसको स्ट्रिक्ट किया जाए? हालांकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं भी मानता हूँ कि उसमें ज़रूरी है, किसी ना किसी में ज़रूरी है, कभी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कि कहीं ना कहीं सैलरी डिडक्शन हो सकता है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, कि हाँ भाई अगर तुम नहीं करोगे काम तो सैलरी डिडक्शन कर देंगे, नौकरी से नहीं निकालेंगे, सैलरी डिडक्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नियम आ सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या गवर्नमेंट टीचर्स के लिए? आप निकाल दीजिए ना नौकरी से, क्या दिक्कत हो गई? नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने पेपर क्लियर किया, रिटर्न पेपर। हम कह रहे हैं अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक महीने के वर्किंग आवर्स काउंट कर लीजिए। अगर एक घंटे की सैलरी 250 रुपये है, मान लो 60,000 रुपये महीना है, किसी 30 दिन की सैलरी 60,000 रुपये महीना है, और अगर उसकी एक दिन की सैलरी हो जाएगी 2,000, क्योंकि एक दिन में वो 8 घंटा काम करता है, तो एक घंटे की सैलरी उसकी 250 रुपये हो जाएगी। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर दिन 6 घंटा काम करता है, किसी पर्टिकुलर दिन वो 1 घंटा काम करता है, तो पूरे महीने में उसके जितने वर्किंग आवर्स है उसको काउंट कर दो और उसको 250 से मल्टीप्लाई करके उसकी सैलरी दे दो। अगर वो पूरे महीने भर तक वो पढ़ाएगा नहीं तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको उतनी ही कम सैलरी मिलेगी। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर कोई बहुत मेहनती टीचर है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लेते हैं वो पर घंटे 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 10 घंटा देता है वहाँ पे, तो उसकी सैलरी 60,000 से बढ़ के आ जाएगी महीने की। कुछ ऐसा नियम आ सकता है मेरे ख्याल से। इस तरीके से कुछ पॉइंटर्स अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी, ऐसा ही नहीं है कि स्कूल्स के अंदर हो, तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे।
होने को तो एक एक्चुअल में होता क्या है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग होते हैं उन्हें सबसे कम पैसा मिलता है। आप कभी एक बार हाँ, ये प्राइवेट जॉब के अंदर तो है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर 8,000 रुपये महीना, मैंने कहीं गांव में भी देखा है कि कोई कोई 6,000 में भी पढ़ाने को मजबूर है। वहाँ पे भी शोषण, एक तरह से शोषण ही हो रहा है कि वहाँ पे वो लोग पढ़ाने को मजबूर हैं। अब वहाँ कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि शायद मिनिमम सैलरी लॉ आ सकता है कि हाँ भाई, इससे कम सैलरी पर शोषण अगर होगा तो इससे कम सैलरी पर आप एम्प्लॉय को नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा सैलरी पर आपको रखना चाहिए प्राइवेट के सेक्टर के अंदर। इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। तो और जब तक आप चाहोगे, जैसे जापानीज़ वाले चाहते हैं, आपको पता है जापानीज़ वालों ने क्यों तरक्की कितनी, एक रीज़न है उसका। एक वो वर्ड यूज़ करते हैं पूरे जापान में जो फेमस है, काइजन। काइजन एक वर्ड है। काइजन क्या कहता है कि आप जो काम कर रहे हो रोज़ करो, रोज़ करो। वो क्या कहते हैं, अपने बच्चों को एक गुल्लक ला के देते हैं और उसे कहते हैं उसमें तुम्हें पैसा डालना है, इंपॉर्टेंट नहीं है कितना डालना है, चाहे एक पैसे डालो, रोज़ डालो। तो उनको वो आदत पड़ जाती है। एक बार उनका जो बेस होगा अच्छा होगा, वहाँ पे कभी कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ कोई चोरी नहीं करेगा, वहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। वो पता क्या कहते हैं, वो अपने घर के बाहर भी कूड़ा नहीं फेंकते। वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि घर साफ रखो, वहाँ सिखाया जाता है देश साफ रखो, देश साफ रखो, ये देश तुम्हारा है। वो बाहर नहीं फेंकेंगे, जैसे हम लोग फेंक देते हैं कि घर साफ होना चाहिए, वहाँ कहते हैं देश साफ रखो। तो उसकी उनकी जो मेंटेलिटी है, बच्चा जिस मेंटेलिटी से बड़ा हो रहा है वहाँ पर। और आज की डेट में हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो रूल तोड़ना को समझते हैं बहुत बड़े कामयाब हो गए। आप सुबह देखिए, सुबह 50 लोग अपनी हाईफाई गाड़ियों से रूल तोड़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। उसमें ना वो क्या दिखा रहे, वो 1000 लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे, क्या पैसा हो जाओ। अगर पुराने टाइम में क्या करते थे, एक आदमी को फांसी देते थे, 1000 लोग सुधरते थे। आप ओपन में फांसी दे दी, अंग्रेजी लोग क्या करते थे, तो 100 लोग 1000 लोग डरते थे वो काम करने से। ठीक है, आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने निकम्मा बना दिया टीचरों को कि भाई तुम्हें सैलरी तो मिलनी है ना, और उसके बाद तुम्हारा भविष्य भी सिक्योर है, तुम्हारा बुढ़ापा भी सिक्योर है, चाहे तुम काम करो ना करो। हर 1 साल के बाद इनका इंटरव्यूज होने चाहिए। आप नहीं हो रहे तो बाहर निकालो ना, दूसरे टीचर्स लाओ उनके लिए। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे प्रेशराइज, कुछ नहीं बदलेगा। आप मुझे बताओ, नहीं बदलेगा। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, यहाँ पे लोग उसी लैंग्वेज में वो करते हैं, नहीं होगा। बताओ क्यों इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है यार, क्यों वो हो रहा है। जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं सुधरेगा, नीचे वाले नहीं सुधरेंगे। क्या ये सारी लर्निंग्स स्कूल में मिल सकती है जो आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंकें? कहते हैं कि स्कूल जो होता है मिनी सोसाइटी होता है। मिनी सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी होती है जो हम स्कूल के बाहर देखते हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस में सारे के समाज वाले लोग हो गए, और उसको कहते हैं मिनी सोसाइटी। मिनी सोसाइटी में अगर हम पहले से ही कूड़े को डस्टबिन में फेंकें या वो सब चीज़ें सिखाई जाएँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर की सोसाइटी में, और वो चीज़ें सोसाइटी भी अडेप्ट करेगी उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से शुरू हो सकती हैं। क्या मानना है आपका इस? स्कूल से कुछ नहीं शुरू नहीं होगा, घर से शुरू होगा। क्योंकि अभी मैं वो देख रहा था, ऐश्वर्या राय, उनकी बेटी आराध्या, तो एक वहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए थे, एक हीरो को उन्होंने मिलवाया ऐश्वर्या राय ने। तो जैसे उसने हाथ आगे बढ़ा तो उनकी बेटी ने उसके पैर छुए हीरो को, तो उसने एकदम हाथ जोड़ दिए। वो एकदम शॉक्ड हो गया, यार ये क्या हुआ। मतलब वो जो उन्हें संस्कार मिले वो घर से मिले जी। जब आपके संस्कार ही नहीं हो रहे, आपको यही नहीं पता लोगों को कि लड़कियां रात को 12 बजे कहाँ दारू पी रही है और कौन से बार में बैठी हुई है, तो आप उससे संस्कार की उम्मीद छोड़ दीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी के टाइम से हम ये बात मेरे को याद है कि हरिवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उन्होंने कभी भी अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाया। यानी अमिताभ बच्चन जी जब उनके बेटे थे तो उन्होंने कभी नहीं हाथ उठाया। इवन आपको पता है कि आज अभिनेता के रूप में अभिषेक बच्चन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे अमिताभ बच्चन जितने, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी कभी अभिषेक बच्चन पे अभी हाथ नहीं उठाया। आप ये सोच सकते हैं कि उनके संस्कार जो हैं, जो परिवार के संस्कार चलते चले आ रहे हैं, वो चीज़ आज आराध्या बच्चन जी पे भी दिखाई दे रही है। वो जो संस्कार उनके चले, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी में कविता लिखा करते थे और उनकी कविताओं में ही संस्कार दिखते थे कि हाँ भाई इतनी अच्छी कविता लिखते थे कि उनके कविताओं में मैनर्स थे, और वही चीज़ वो अपने बच्चों पे रिफ्लेक्ट करते थे। आज जनरेशन टू जनरेशन उनकी, आप कह सकते हो कि जो परिवार हैं वो इतने बेहतर हो चुके हैं कि आज की डेट में आप देखिए आराध्या में वो संस्कार दिखते हैं। वो हाथ मिला रहे हैं तो वो पाँव छू रही है। वो वाली चीज़ जो है आज के समाज में मिसिंग है। हमें ये देखने को मिलती है कि हम लोग भी मतलब जनरेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, संस्कार संस्कृति को मैं कल ही की बात बताता हूँ। कल यहाँ पे रंगीलो गढ़देश नाम से एक सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को भूलते चले आए, उसको लेकर एक गीत आया और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी तक नहीं किया है। मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है कि लोग अपने स्वार्थ की चीज़ों को
स्वार्थ की चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो करते हैं, लेकिन रंगीलो गणदेश जो हमारे उत्तराखंड की कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा है, उसको उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो ये शक्ति प्रोसेसर है, ये एक शक्ति प्रोसेसर जो आईआईटी में बनाया गया था 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जो मोबाइल के अंदर आप देखते हैं ना, मोबाइल के अंदर जो टच स्क्रीन में मोबाइल चलता है तो वो प्रोसेसर की वजह से चलता है। शक्ति प्रोसेसर आईआईटी के लड़कों ने बनाया। एक यूट्यूब चैनल है शक्ति प्रोसेसर नाम से, 600 या 700 सब्सक्राइबर थे, मैंने पता नहीं आखिरी बार जब देखा था। इतना बढ़िया उन्होंने डेवलप किया, लेकिन देश हित में उन्होंने इतनी बढ़िया चीज़ डेवलप करी, लेकिन उसको भी किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन मैंने जिन लोगों को भी जानकारी दी वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखे। तो अपने लालच की चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, या दूसरी चीज़ में अगर आपको उस सेमीकंडक्टर से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग प्रमोट करते हैं, हमें भी सेमीकंडक्टर का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग प्रमोट करते हैं। आज मुझे भी सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से इतना कोई मतलब वैसा नहीं है, लेकिन मैं आज रिएक्शन लेने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों कंपैरेटिवली बराबरी पे होने चाहिए। गरीब बच्चों की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होती है, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है अमीर के बच्चों को, या जो भी अच्छे पैसे वाले बच्चे जो फैमिली वाले होते हैं, वो गरीब के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो वो वाली जो क्वालिटी है, इसी को लेकर मैं आज इस रिएक्शन को ले रहा हूँ कि हाँ भी लोग अपना ओपिनियन दें, वो दें। अभी मैं वहाँ गया तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इसमें रिएक्शन नहीं दे सकते, तो देश के प्रति अपने दायित्वों को वो भूल रहे हैं, मैं भी ये कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना मतलब बढ़िया बोला यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें। अंतिम शब्दों में आपका क्या संदेश रहेगा देश की 140 करोड़ जनता को और उत्तराखंड की 1.5 करोड़ जनता को, कि ऐसा क्या उन्हें करना चाहिए कि जिससे कि देश आगे बढ़े? और इसी कॉन्टेक्स्ट में, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि अपने संस्कार को पकड़ के रखो। आप अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप वेस्टर्न कल्चर करेंगे तो आपकी बर्बादी आज नहीं तो कल ही है, मतलब ना। तो आप कोई हाई फाई बनने के लिए अपने दारू पी रहे या छोटे कपड़े पहन लिया, ये कर लिया और सोच रहे हो कि हम बहुत हाई फाई हो गए, तो आपकी गलत फहमी है। मतलब सिंपल सी बात होती है, आप सिंपल रह के भी बहुत अच्छा लुक कर सकते हो, और आप बिना दारू के भी आप अच्छा वो कर सकते हो। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो सेम ही होता है, चाहे आप सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो। अगर आप में हुनर है और आप में काबिलियत है तो आप निकलोगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई रोक दे, आपकी तरक्की रोक दे। अगर आप में गट्स हैं और फीलिंग्स है और आप में पेशेंस है, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? बताइए मुझे, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने टैलेंट की फील्ड में आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत ईजीली ग्रो कर पाएंगे, और उसमें अपना करियर भी बनाना आपके लिए आसान रहेगा। बजाय कि आप ऐसी फील्ड में जाएं जहां आप टैलेंटेड नहीं है, वहां पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप साल भर तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है, आप अपनी टैलेंट की फील्ड से हट के दूसरी फील्ड में जा रहे हैं और उसमें आपको 6 साल का वक्त लग गया, लेकिन उसमें आपका फेलियर ही फेलियर हो रहे हैं। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें, उस चीज़ में अपने आप को ग्रो करें, तो आपको सक्सेस भी कम टाइम पीरियड में तेज़ी से मिलेगी। जैसा कि मेरी बात करें तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मैंने आज भी मैथमेटिक्स का साथ नहीं छोड़ा, भले ही मैं ये चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैं 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी अपने मैक्सिमम स्केड्यूल, मतलब आप कह सकते हैं मैक्सिमम लिमिट पे हूँ अपनी टीचिंग की, मैथ्स की। वो भी मेरा 15 साल के इतिहास में मैंने सबसे बेस्ट रिजल्ट जो दिया है वो पिछले साल मार्च में दिया है, और अभी का मार्च का महीना आने वाला है। तो मैं अपने आप को उस चीज़ में बेहतर करता चला रहा हूँ। ये मेरा सेकंड प्रोफेशन है। पहले प्रोफेशन में मैं भी वहाँ पे मतलब बेहतर होता चला जा रहा हूँ, और इतना बेहतर हो गया हूँ कि वहाँ पे मेरे को लगता है कि शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए वो रिज़ल्ट दे पाना बहुत मुश्किल होगा जो रिज़ल्ट अभी मैंने दिए हैं वहाँ पे। और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरे को 2 साल हो गए वहाँ काम करते हुए, और इतने अच्छे रिज़ल्ट देने के बाद भी बॉस जो है बहुत खुश हैं। जब मैं छुट्टी लेता हूँ मुझे छुट्टी दे देते हैं। जब मुझे लगता है कि वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ले लिया तो मैं संडे को भी पढ़ा लेता हूँ, संडे को 3 घंटा पढ़ाता हूँ। तो बॉस भी खुश रहते हैं कि भाई इतना मेहनती हमें टीचर मिला है, इतना मेहनती हमें ट्यूटर मिला है। और वो अक्सर मैं उनको बोलता हूँ शायद सर आज मैं छुट्टी ले सकता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि ले लीजिए सर, शायद मत कीजिए, ले ही लीजिए, क्योंकि मैंने बैकअप में बहुत सारे संडेज़ जो हैं पढ़ा रखे हैं, और वहाँ पे सिलेबस जो है मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था। इस चक्कर से ख़त्म, ना केवल ख़त्म किया, वहाँ पे रिजल्ट्स भी बेटर दिए हैं। आज आप देखिए वहाँ पे हमारी क्लास की जो स्टूडेंट है वो टॉपर है। हमारी क्लास के बच्चे वहाँ पे आप सोच लीजिए क्लास में टॉप कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, तो वो बड़ी बात होती है। और इस तरीके से अगर आपको एक सही रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं और आपको आपके मतलब ऐसी प्राइवेट जॉब वैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है जिस तरीके से बॉस मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, है ना।
और जिस टाइम मुझे छुट्टी चाहिए होती है उस समय मुझे छुट्टी दे देते हैं। और बैकअप में मैं भी बोलता हूँ कि सर ये जो छुट्टी के 2-3 घंटे मैंने वेस्ट किए, इसको संडे को कवर अप कर लेंगे, हम काम उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी और दिन हम उसमें मेहनत करें, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम काम कर लेंगे, और अदर डे पे हम इसमें मैं परिवार का भी ख्याल रख पाता हूँ, और इसमें वहाँ पे और बहुत मज़ा आता है सर जॉब करने में। जितना मज़ा मेरे को उस जॉब को करने में आ रहा है, ऐसा मज़ा मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी उतना आएगा। ठीक है, पैसों का एक हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, लेकिन आप सोचिए उस जॉब के साथ मैं ये सेकेंडरी जॉब भी कर पा रहा हूँ, तो वो खुशी जो है जॉब के अंदर जो मिलती है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त। और ये भी चीज़ मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल, जो पब्लिक रिएक्शन हो रहा है। सबसे बढ़िया वो वाली बात होती है कि सहज पके तो मीठा होए। जो चीज़ नॉर्मल तरीके से पकेगी, अगर पेड़ पे जो कोई फल पकेगा वो मीठा अलग तरीके से होगा। आप अगर पका रहे हो तो जो आदमी जिस चीज़ में जितना टाइम लगता है वो चीज़ उतनी स्ट्रांग बनती है। कोई ऐसा नहीं है, और फेलियर्स के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। अगर बिना फेलियर के आप कामयाब हो जाते हैं तो आप सक्सेस कभी आ ही नहीं सकती आपके पास। आपको पहले फेल होना पड़ेगा ना, तभी तो आप कामयाबी का मजा चख सकते हो। अगर आप बिना फेल हुए आपको कोई चीज़ मिल जाएगी बैठे बिठाए, तो आप उसका मजा क्या खा खाएगा, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में जब मेरे को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग के पहले 2 साल में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी। नॉलेज के मामले में बहुत नॉलेज थी, लेकिन काफ़ी दिक्कतें आई थी कि वीक बच्चे को किस तरीके से, क्योंकि उसका बेसिक बहुत वीक था तो मुझे दिक्कतें आ रही थी, और वहाँ पे वो भी जस्ट पास हो रहा था, तो मुझे वहाँ पे दिक्कत। अब उस चीज़ से लर्निंग करके आज मैं वीक बच्चों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करके उनको पास करवा देता हूँ। ना केवल पास, बल्कि एक एवरेज या मिडल बच्चे तक पहुँचा देता हूँ, एवरेज बच्चे तक पहुँचा देता हूँ, और एवरेज वाले को इंटेलिजेंट तक, मतलब 80% से ऊपर। तो वो वाली चीज़ें जो है वो आप करते करते सीख लेते हो। तो वो चीज़ें 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होती चली गई। आज हम उस जॉब को एंजॉय करते हैं, थके नहीं हैं उस जॉब को करते हुए बिल्कुल भी। और उनको, बॉस को जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि मतलब हमने एक ऐसे एम्प्लॉय को रखा है जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव वे में प्रोग्रेस देता जा रहा है हम अपने इंस्टीट्यूट को। वो वाली चीज़ है, वो भी सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड। और अभी ये तीसरा साल भी शुरू होगा मार्च के बाद, उसमें भी देखिएगा और बेहतर होगा रिजल्ट। तो जब आप जैसे लोग हैं तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आप जैसे टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना हर उस फील्ड में। लोगों को टैलेंटेड लोग तो चले चाहिए थे, ईमानदार पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं हर आदमी को। निकम्मे लोगों को कौन रखना चाहता है अपनी कंपनी में? बेईमान आदमी को भी ईमानदार लोग चाहिए होते हैं भाई, सीधी सी बात होती है। टैलेंटेड वैसे हर कोई है, लेकिन हर कोई अपने टैलेंट की फील्ड में नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अरे लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, वो किस बस फील्ड में टैलेंटेड है वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वही नहीं कर पा रहे। इसलिए वो उन्हें यही नहीं पता कि वो दौड़ क्यों रहे हैं सुबह से शाम तक वहाँ पे जाने का, और नहीं अगर पुलिस में होगा या नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। बताओ, बेचारे सुबह 4 बजे से दौड़ते रहते हैं, शाम को पूरा परेड ग्राउंड में देखिए उनके हाल कैसे हो रखे हैं, वो बिना किसी चीज़ के वो दौड़ रहे हैं। पर उन्हें ये पता है कि अगर पुलिस की 2000 भर्तियाँ, भाई 20,000 लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे तो 2000 को। तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो उसके बाद क्या करेंगे। 80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उसमें से 2000 का सिलेक्शन होगा, 78,000 का भविष्य उसके बाद भी अंधकार। वो दौड़ेंगे, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं है ना। उनके पास क्या स्कोप है? कुछ भी नहीं है, बताइए। इसलिए क्योंकि एजुकेशन ने उनको एक तरीके से बर्बाद कर दिया एक्चुअल में। अगर उसके बाद 10वीं क्लास के बाद पढ़ाने के बाद कोई अपनी सरकार दे देने 5-5 लाख रुपए और कहे कि अपना कोई काम शुरू कर दो, अगर कोई पेंचर की दुकान भी बनाता है, कोई फल की ठेली भी लगाता है, तो वो 20 या 25 साल तक वो सेटल्ड हो जाएगा। अब उनको यही नहीं पता 30 साल तक उन्हें करना क्या है। 30 साल तक वो पढ़ रहे, फिर उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। 30 साल तक वो आदमी लॉजिक पढ़ रहा है, ठीक है, 50 साल की ज़िंदगी है, 30 साल तक पढ़ रहा है। 30 साल के बाद क्या होगा, उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर वो 10-20 हज़ार की नौकरी करेगा, फिर घर वाले बोलेंगे कि बेटा अब तेरी शादी कर देते हैं, फिर बीवी हो जाएगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर होम लोन ले लेगा, फिर ये कर लेगा, वो कर लेगा, और शादियों का उसका बाद उसे वो 20 साल के अंदर उसे अपना पेंशन प्लान भी लेना है, उसकी ज़िंदगी नरक हो गई उसे, मतलब एक्चुअल में। अगर वही आदमी 10 साल के बाद कोई काम कर रहा है, 20 साल में वो बिल्कुल सेटल्ड हो जाएगा। 30 साल तक जब उसकी शादी होगी तो सेटल्ड हो गया ना वो, ठीक है। छोटा मोटा काम कर रहा है यार, आजकल पेंशन लगाने वाला भी दिन में 2000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तुम अभी 30 साल तक क्या हो, घर वालों से पैसे मंगा रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हो। घर वाले ही तो पैसे भेज रहे हैं इनको, कोई कहीं से भी भेज रहा है कि हाँ ये, इस उम्मीद से कि वो कुछ बनेंगे। अगर वो नहीं बन पाते तो उनकी लंका लग गई। बताइए, वो एक सपनों की दुनिया में जी रहा है। 30 साल बर्बाद हो गए, 50 साल की तुम्हारी लाइफ है, 50 साल ला 20 साल में आप क्या क्या कर लोगे?
20 साल में आपने शादी भी करनी, बच्चे भी करने, उनको ये भी पालना, वो भी पालना, आप उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करनी है, अपना पेंशन प्लान लेना है, अपने लिए करना है, अपनी बीमारी के लिए करना है, भैया कोई बात हो गई। तो ये बहुत अलग तरीके का सिस्टम हो रखा है। इनको ऐसा होना चाहिए कि इन सबको लोन देते 4,000 5,000 लाख रुपए कि भाई हमारे पास नौकरी है नहीं, तुम अपना काम करो, कोई भी शुरू कर दो छोटा मोटा, तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे, कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाओगे। लॉजिक तरीका ये होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल वो कर दो कि उनको कि आपने उन्हें 30 साल तक पढ़ा क्यों रे भाई, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। जब आप बोल रहे हो कि हमने 80,000 लोगों ने फॉर्म भरे, 2,000 की जॉब है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए ना, कहाँ जाएंगे मतलब ना। तो आप उन्हें वो आश्वासन दो मत ना, हाथ जोड़ दो भाई, नहीं है हमारे पास जॉब हम नहीं दे सकते, आप अपना आप देख लो आपने क्या करना है। तो आदमी पढ़ेगी नहीं ना, एक फालतू के सपने नहीं देखेगा। वो एक लॉजिकली तरीके से क्या करेगा, उसके घर वाले भी कि हम ये पढ़ते रहो, MBA कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे नहीं होते भाई, कहाँ है कंपनीज में जॉब। इसके कॉन्टेक्स्ट में क्लास 10th के बाद करियर काउंसलिंग हो सकती है लोग बच्चों की, अगर स्कूल में पहले से ही उनको पता रहे कि करियर काउंसलिंग हमें किस फील्ड में करियर बनाना है 10th के बाद, तो उनको पहले से ही पता रहेगा मैं इस फील्ड में टैलेंटेड हूँ, तो इस फील्ड में अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, इस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊंगा। मैं तो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी बता दो कि वो कहाँ पे जाना है। तो जब तक वो 10th फर्स्ट क्लास के बच्चे का जजमेंट नहीं हो पाएगा। टीचर का तो होगा ना, वो तो देख के समझ सकता है ना। अगर आप धीरे धीरे करने के बाद उसका 5% दे रहे हो, जैसे SUPW होता था, सम यूज सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, हमारे कैम्यूनल में चढ़ता था, मैं कैम्यूनल में पढ़ता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो बच्चों को हल्का फुल्का सिखाते रहते थे उस चीज़ में, और उस चीज़ में एक पीरियड हो गया ना, अगर हमारे 8 पीरियड हो रहे हैं, उसमें से अगर एक पीरियड दे रहे हैं तो उसे धीरे धीरे उस लेवल पे आ रहा है ना, धीरे धीरे उसे नॉलेज आ रही है किसी चीज़ की। मतलब चलिए हमें गाड़ियों के बारे में बता रहे, कौन सी गाड़ी है, एवरेज क्या है ये गाड़ी को, तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता ना, हमें उसकी नॉलेज होगी। जब मैं गाड़ी खरीदने जाऊँगा तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होगा ना। अगर 8 पीरियड में से एक पीरियड दे रहे और हफ्ते में अगर मुझे 4 पीरियड भी मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ गई बताइए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे अच्छे हो रहे हैं। वो हमारा 8 पीरियड में से एक पीरियड होता था SUPW का, वो जरूरी होता था, उसमें रोड साइंस सिखाते थे कि रोड आज स्कूल पे SUPW मिसिंग है या है अभी भी? नहीं, अब उन्होंने वो चेंज कर दिया ना, वो डांस वांस के चक्करों में ज़्यादा लिया है ना। अच्छा। अब उन्होंने वो पहले तो हमें रोड साइंस सिखाते थे कि आपने क्या पार करना है, कैसे करना है, तो फिर वो नॉलेज आ जाती थी ना कि जब हम कभी लाइसेंस बनाने जाएंगे तो हमें पूरे रोड साइंस पता होते थे। हमें गाड़ियों का बताते थे, ये इतनी सीसी की गाड़ी है, ये ऐसी सीसी, ये इतना है, हर गाड़ियों का मुझे वो कंपैरिजन करते थे। तो आज मैं बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे ना मुझे, जब मैं जाऊँगा तो मुझे नॉलेज होगी स्कूल की पढ़ी हुई, और स्कूल वालों की जो नॉलेज होती है वो एक अलग लेवल की होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और लोगों से पब्लिक रिएक्शन भी जानेंगे इसका। देखते हैं, अगर ये लंबा वीडियो हो गया होगा तो पार्ट 2 वीडियो कल हम अपलोड करेंगे इसका, और एक और किसी इंडियन से यानी कि किसी भारतीय से इसका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और काफ़ी अच्छे डिस्कशन चले, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी गए, हालांकि वो अच्छे डिस्कशन हैं। मुझे लगता है कि स्कूल्स के लेकर मैं इतना इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि मैं एज अ टीचर 15 साल पढ़ा चुका हूँ, तो मैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ें पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा भी एज अ टीचर ये कर्तव्य रहता है कि हम सरकारी स्कूल को बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में उन्हें खड़े देखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी सर्वे किया था, गरीब बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स ही 8,000 रुपये महीना कमा रहे तो 8,000 रुपये महीना एशियन स्कूल और ऐसे स्कूल्स में कहाँ से फ़ीस भरेंगे, पूरी ही इनकम आप कह सकते हैं वहाँ पे। तो वो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो कई बहुत ही अच्छे बड़े बड़े स्कूल खुले हुए मैंने देखा, वो किन्होंने खोल रखा, ये एक कंप्यूटर की है, उन्होंने वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में जो गरीब बच्चे होते हैं वो उठाते अपने यहाँ रखते हैं। उसमें वहाँ पे कई वो है, मैंने देखे वहाँ जाके स्कूलों में उन्होंने खोल रखे हैं, मतलब ना। अभी वो दूनी स्कूल में हो गया है कि गरीब बच्चों को पढ़ेंगे वहाँ पर। वो 25% ऐसा नियम है कि 25% गवर्नमेंट ने बना रखे, प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% सीट जो है वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होगी। ये हर एक प्राइवेट स्कूल वैसे फॉलो नहीं करता है, लेकिन हर एक स्कूल को ये चीज़ फॉलो करनी होती है, और उसकी बदले में ऐसा शायद नियम, शायद मुझे पक्का पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट उसकी जो वो फीस देने के एबल है वो देगा, लेकिन बची हुई फीस जो है गवर्नमेंट पे करेगी वो 25% में। तो ऐसा कुछ नियम था, मैंने कहीं पे देखा सुना था, और बचे हुए फीस को तो प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि उस 25% सीट को दबा देते हैं कहीं पर, मतलब वो बताते नहीं हैं, या उसमें भी मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फीस में लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जाए। तो वो चीज़ आप अगर दून स्कूल के अंदर देख रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि सरकार ने वो नियम बना रखा है कि 25% सीट जो है। नहीं तो सरकार की गलती है ना, सरकार के ऑफिसर्स क्यों नहीं चेक करते जिनकी ड्यूटी है
अगर अगर उनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं कर रहे? अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से करेंगे तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई जब वो कर सके। 25% सीटें जो हैं उसको लेकर इंक्वायरी लग सकती है, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है वहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकता है इस चीज़ को लेकर। उनको ये वाली बात समझना चाहिए कि ओनली डेथ इज़ परमानेंट। मरना है, जरूरी मरना है सबको, ठीक है ना? किस टाइम मरेगा कोई पता नहीं है, अगले मिनट की, अगले साल की, अगले उसमें। सो अगर कोई तुम्हें काम दिया है और तुम्हें पास पोजीशन है और तुम्हें अच्छी खासी सरकार सैलरी दे रही है तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की रिश्वत खाने की? आप ईमानदारी से भी अपना काम कर सकते हो, और जब ईमानदारी होगी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो कर पाएंगे वो जो लोग करते हैं। आप नहीं लेंगे रिश्वत तो आपको कौन रोक सकता है? आपकी ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा ना, नौकरी तो जाएगी नहीं, पर आपकी ईमानदारी तो कायम रहेगी। तो क्या होता है, मतलब सही है उसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू को यहीं फिनिश करते हैं। ओके। थैंक यू।